नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो आज के इस वीडियो में हम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सिखों और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध की स्थितियां बनी, और हम बंदा सिंह बहादुर और महाराजा रंजीत सिंह के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बहुत कुछ आज आपको नया सीखने को मिलेगा। पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने सिख धर्म का इतिहास पढ़ा था, जिसमें हमने सभी 10 गुरुओं के बारे में डिटेल में पढ़ा था, जो कि आजकल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर आधुनिक भारत के प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लेना। तो उसके बाद अब हम आगे देखते हैं। तो जब सिखों के अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ज्योति जो समा गए थे, उससे पहले उन्होंने यह संदेश दिया था कि उनके बाद अब कोई भी सिख गुरु नहीं बनेगा। तो सिखों के अंतिम गुरु कौन हुए थे? गुरु गोविंद सिंह जी। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने यह आदेश दिया था कि उनके बाद अब कोई भी सिख गुरु नहीं बनेगा, बल्कि सभी सिख श्री गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मानेंगे। तो गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि सिखों का धार्मिक ग्रंथ है ना, उसी को अब सभी सिख अपना गुरु मानेंगे। ये किसने कहा था? गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि मेरे बाद अब कोई भी सिख गुरु नहीं बनेगा, बल्कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसी को सभी सिख गुरु मानेंगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी का एक शिष्य था जो कि उन्हें बहुत ही प्रिय था। वह शिष्य आगे चलकर बंदा सिंह बहादुर के नाम से प्रख्यात हुआ था, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने यह संदेश दिया था कि उनके बाद कोई भी सिख गुरु नहीं बनेगा। इसीलिए बंदा सिंह बहादुर सिखों का एक सेनापति बनकर सामने आए थे। तो बंदा सिंह बहादुर सिखों के एक वीर सेनापति बनके सामने आए थे। तो बंदा सिंह बहादुर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बंदा सिंह बहादुर का जो प्रारंभिक नाम था, यह था लक्ष्मण देव। इन्हें लक्ष्मण दास भी कहते हैं, लक्ष्मण देव या लक्ष्मण दास। तो इनका पहले का नाम था, और इनका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के राजौली गांव में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह जी इन्हें गुरु बख्श के नाम से पुकारा करते थे। तो इनका प्रारंभिक नाम लक्ष्मण देव था, और गुरु गोविंद सिंह जी इन्हें गुरु बख्श के नाम से पुकारते थे, और आगे चलकर ये बंदा सिंह बहादुर के नाम से प्रख्यात हुए। तो इनका नाम बंदा सिंह बहादुर कैसे पड़ा? तो ये अपने आप को गुरु का बंदा कहते थे, इसीलिए आगे चलकर इनका नाम बंदा सिंह बहादुर पड़ गया। तो बंदा सिंह बहादुर का एक ही उद्देश्य था, पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करना, और इसके लिए इन्होंने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। इंपॉर्टेंट है, बंदा सिंह बहादुर ने किसको अपनी राजधानी बनाया? लोहगढ़ को। और इसी क्रम में इन्होंने अपने प्रारंभिक काल के दौरान मुगलों से युद्ध लड़े, जिनमें इन्होंने मुगल सूबेदारों को धूल भी चटाई थी। तो ये काफ़ी बहादुर सेनापति थे। बंदा सिंह बहादुर ने गुरु नानक देव जी, जो कि सिखों के पहले गुरु थे, और गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि सिखों के अंतिम गुरु थे, इनके नाम के सिक्के भी चलवाए थे, याद रखिएगा। और इन्होंने सरहिंद के मुगल फौजदार, जिसका नाम था वजीर खां, इसकी हत्या कर दी थी। क्यों हत्या की थी? क्योंकि वजीर खां ने गुरु गोविंद सिंह जी के जो छोटे साहिबजादे थे, जो उनके 2 पुत्र थे ना, उन्हें दीवार में चिनवा दिया था। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे साहिबजादों को दीवार में चिनवा दिया था, शहीद कर दिया था। तो बंदा सिंह बहादुर ने इसका बदला लिया और वजीर खां की हत्या कर दी। और शाहदरा, जो कि कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, क्योंकि यहाँ पर बंदा सिंह बहादुर ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया कत्लगढ़ी। तो मुगल बादशाह फर्रुखसियर, तो बंदा सिंह बहादुर के समय कौन से मुगल बादशाह थे? फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह बहादुर को गुरदासपुर के नांगल स्थान पर पकड़ लिया जाता है, और यहीं पर इनको शहीद कर दिया गया। तो किसके आदेश पर बंदा सिंह बहादुर को शहीद किया गया? फर्रुखसियर के आदेश पर शहीद किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बंदा सिंह बहादुर की शहीदी के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। जो सिख साम्राज्य पहले यूनाइट था,
अब वो बंदा सिंह बहादुर की शहीदी के बाद कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। तो उसके बाद क्या होता है, तो 1748 में कर्पूर सिंह की पहल पर सिखों की सभी टुकड़ियां एकत्रित होती हैं और दल खालसा में विलय हो जाती हैं। तो जो सिख साम्राज्य बंदा सिंह बहादुर की शहीदी के बाद छोटे छोटी टुकड़ियों में बट गया था, वो कर्पूर सिंह के नेतृत्व में इकट्ठे हो जाते हैं और दल खालसा में उनका विलय हो जाता है। यानी कि दल खालसा में वो सभी छोटी छोटी टुकड़ियां मिल जाती हैं। और उसके बाद में दल खालसा को जस्सा सिंह आलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया और प्रशासनिक दृष्टि से दल खालसा को 12 दलों में विभाजित कर दिया गया, जिसे मिसल कहा गया। तो देखिए, जो पहले सिख साम्राज्य था छोटी छोटी टुकड़ियों में बट गया था, तो उसे एकत्र किसने किया? कर्पूर सिंह ने, और उसको नाम दिया दल खालसा। तो दल खालसा में सभी छोटी छोटी टुकड़ियां एकत्र हो गईं। उसके बाद उसका नेतृत्व किसने किया? जस्सा सिंह आलूवालिया ने। तो जस्सा सिंह आलूवालिया ने क्या किया? जो पूरा का पूरा दल खालसा था, यानी कि पूरा का पूरा सिख साम्राज्य था, उसे 12 दलों में बांट दिया ताकि प्रशासन को आसानी से चलाया जा सके। इसीलिए उसे 12 दलों में बांटा गया, जिसे मिसल का नाम दिया गया। तो प्रशासनिक दृष्टि से दल खालसा को कितने मिसलों में बांट दिया गया? 12 मिसलों में बांट दिया गया। इंपॉर्टेंट है, यह भी एक एग्जाम में पूछा भी गया था कि कितनी मिसल हैं? 12 मिसलों में बांटा गया था, याद रखिएगा। तो ये जो 12 मिसलें थी, ये अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र थी, यानी कि इनको अपने क्षेत्र सौंप दिए गए और ये अपने क्षेत्र में अपना शासन करेंगी, अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र रहेंगी। पर जब भी कोई बाहरी आक्रमणकारी पंजाब पर हमला करेगा, तो ये 12 की 12 मिसलें एक होकर उस पर आक्रमण करेंगी। यानी कि अपने क्षेत्र पर तो ये स्वतंत्र रूप से शासन करेंगे, पर जब भी कोई बाहरी आक्रमणकारी किसी भी मिसल पर आक्रमण करेगा, तो ये 12 की 12 मिसलें एक हो जाएंगी और उस बाहरी आक्रमणकारी पर हमला करेंगी। तो इसीलिए दल खालसा को 12 मिसलों में बांटा गया था, जिसमें से सबसे ताकतवर मिसल थी भंगी मिसल, क्योंकि इनके अधिकार क्षेत्र में लाहौर भी था और अमृतसर भी था। तो दोनों इनके अधिकार क्षेत्र में था, इसीलिए ये काफ़ी ताकतवर मिसल थी। और दूसरी ताकतवर मिसल थी सुकर चकिया मिसल, जिसमें आगे चलकर हम देखेंगे कि सुकर चकिया मिसल को कौन लीड करते हैं? महाराजा रणजीत सिंह। और 12 की 12 मिसलों को वो अपने में मिला लेते हैं, वह भी आगे हम पढ़ेंगे। तो 12 मिसलों के बारे में हमें नहीं पढ़ना और ना ही एग्जाम में पूछा जाता है। सिर्फ सुकर चकिया मिसल के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि इसके मुखिया महाराजा रणजीत सिंह थे, जो आगे चलकर 12 मिसलों को एकजुट कर लेते हैं और आगे चलकर एक पूरे बड़े सिख साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो सिर्फ हमें सुकर चकिया मिसल के बारे में पढ़ना है, जिसके मुखिया बनते हैं महाराजा रणजीत सिंह। तो अब हम महाराजा रणजीत सिंह के बारे में पढ़ते हैं। तो पंजाब में सिख राज्य के वास्तविक संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह ही माने जाते हैं। ये सिखों के पहले सार्वभौम शासक हुए, जिन्होंने पंजाब के एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार किया। अगर हम इनका अधिकार क्षेत्र देखें, तो मुल्तान, पेशावर, कश्मीर और लद्दाख तक इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया था। तो वर्तमान में मुल्तान और पेशावर तो पाकिस्तान में है, और कश्मीर से लेकर लद्दाख तक इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। किन्होंने? महाराजा रणजीत सिंह ने। तो महाराजा रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1780 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था महासिंह। इनकी मिसल कौन सी थी? तो अभी हमने देखा कि 12 मिसलें थी ना, उसमें से एक थी सुकर चकिया मिसल, तो उसके मुखिया थे महाराजा रणजीत सिंह। तो 1797 ईस्वी में क्या होता है कि काबुल के शासक जमान शाह का पंजाब पर आक्रमण होता है। तो रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख सेना ने जमान शाह को क्या किया? हरा दिया, पराजित कर दिया। और अब रणजीत सिंह सिखों के नेता बन गए। तो धीरे धीरे क्या होता है कि महाराजा रणजीत सिंह जो 12 मिसलें अलग अलग बटी हुई थी ना, उन्हें एकजुट कर लेते हैं और पूरा एक बड़ा सिख साम्राज्य बनाते हैं। तो अब महाराजा रणजीत सिंह सिखों के नेता बन गए थे। तो महाराजा रणजीत सिंह ने जमान शाह को हरा दिया था। तो युद्ध के समय क्या हुआ था कि जमान शाह की 12 तोपें चिनाब नदी में गिर गई थी। तो महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया? उन 12 तोपों को निकलवाया और उसे जमान शाह को वापस भेज दिया।
तो इस सेवा के बदले जमान शाह ने क्या किया, महाराजा रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। तो अब महाराजा रणजीत सिंह का अधिकार लाहौर तक हो गया। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं पूरे इतने एरिया पर महाराजा रणजीत सिंह का अधिकार हो जाता है। तो 1799 ईस्वी में लाहौर पर इन्होंने अधिकार कर लिया और लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। तो जब महाराजा रणजीत सिंह ने अपना विस्तार लाहौर क्षेत्र तक करा, तब इन्होंने अपनी 2 राजधानियां बनाई। एक राजधानी अमृतसर थी जो कि इनकी धार्मिक राजधानी थी, और दूसरी राजधानी लाहौर थी जो कि इनकी राजनैतिक राजधानी थी। तो याद रखिएगा, अमृतसर इनकी धार्मिक राजधानी थी क्योंकि वहीं पर आपको पता है गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, अमृतसर में है। तो ये इनकी धार्मिक राजधानी थी और लाहौर इनकी राजनीतिक राजधानी थी। तो जब रणजीत सिंह सिख साम्राज्य को सुदृढ़ और मजबूत बना रहे थे और अपना विस्तार कर रहे थे, तब अंग्रेज भी भारत के दूसरे क्षेत्रों पर अपनी राजनीतिक सत्ता कायम कर रहे थे, और कुछ क्षेत्रों में तो कर भी चुके थे, जैसे कि प्लासी और बक्सर की लड़ाई के द्वारा बंगाल का क्षेत्र, आंग्ल मैसूर युद्ध के द्वारा मैसूर का क्षेत्र ये अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया था। तो इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। मैंने आपको प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई और आंग्ल मैसूर युद्ध इसके बारे में डिटेल में पढ़ा दिया है। आधुनिक भारत की प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएंगी। तो वहाँ पर हमने देखा था कि प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों का बंगाल के क्षेत्र पर अधिकार हो जाता है, और आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों का मैसूर के क्षेत्र पर भी अधिकार हो जाता है। तो अब अंग्रेजों की जो नज़र थी वो सिख साम्राज्य पर थी। तो आगे अब हम देखते हैं। तो अमृतसर की संधि जो कि 1809 में हुई थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, न जाने कितनी बार ये एग्जाम में पूछी गई है। तो अमृतसर की संधि क्या है वो हम देखते हैं। तो इस अमृतसर की संधि का तात्कालिक कारण भारत के बाहर फ्रांस और रूस के बीच 1807 में तिलसित की संधि का होना था। तो अमृतसर की संधि का कारण क्या था? इसका कारण तिलसित की संधि का होना था। तो ये तिलसित की संधि क्या है? ये फ्रांस और रूस के बीच में हुई थी। तो आपको पता ही है कि फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में बहुत लड़ाई थी, क्योंकि भारत में ये दोनों ही व्यापार करना चाहती थी और दोनों ही अपना दबदबा दिखाना चाहती थी, जिसमें अंग्रेज आगे निकल गए थे और अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बाहर भगा दिया था। तो तिलसित की संधि के अनुसार फ्रांस रूस के साथ मिलकर भारत पर जमीन मार्ग के जरिए आक्रमण करने वाला था, क्योंकि उसी समय अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई और आंग्ल मैसूर जैसे युद्धों के द्वारा भारत के काफी बड़े क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। तो इसीलिए फ्रांसीसी भी अपना दबदबा दिखाना चाहते थे। तो इसीलिए इन्होंने रूस के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करना चाहा और अंग्रेजों को बाहर खदेड़ना चाहा। तो अंग्रेज फ्रांसीसियों और रूस के आक्रमण को लेकर काफी चिंतित थे। तब अंग्रेजों ने अपनी विशेष नीतियां चलाई और 1807 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह को संधि का प्रस्ताव भेजा कि अगर महाराजा रणजीत सिंह पर कोई आक्रमण होता है तो अंग्रेज उनकी मदद करेंगे, और अगर अंग्रेजों पर कोई आक्रमण होता है तो महाराजा रणजीत सिंह भी उनकी मदद करेंगे। तो ये संधि प्रस्ताव किसने भेजा? अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह के पास भेजा, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह का जो साम्राज्य था वो काफ़ी मजबूत था और महाराजा रणजीत सिंह के पास काफ़ी मजबूत सेना भी थी। इसीलिए अंग्रेजों ने ये संधि प्रस्ताव महाराजा रणजीत सिंह के पास भेजा। तो इस संधि प्रस्ताव में और क्या क्या था? तो इसके साथ साथ जो सतलुज नदी है, ये आप देख रहे हैं सतलुज नदी के पश्चिमी क्षेत्रों पर महाराजा रणजीत सिंह का शासन होगा और सतलुज नदी के पूर्वी क्षेत्रों पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण रहेगा। तो अंग्रेजों ने क्या कहा कि जो ये सतलुज नदी है इसके पश्चिम की ओर आप शासन करना और इसके पूर्व की ओर हम शासन करेंगे। तो उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने भी इस प्रस्ताव का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि मेरी 2 शर्तें रहेंगी। पहली शर्त कि जब भी कभी अफगानों और सिखों में लड़ाई होती है तो अंग्रेज उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे, और दूसरी शर्त कि अंग्रेजों को सतलुज नदी का जो मालवा वाला क्षेत्र है ये भी महाराजा रणजीत सिंह को देना पड़ेगा।
अंग्रेजों ने क्या कहा था कि सतलुज नदी का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर आप शासन करना, पर जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर हम शासन करेंगे। पर महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था कि सतलुज नदी के पूर्वी क्षेत्र का जो मालवा वाला हिस्सा है वो भी मुझे चाहिए। तो ये दो शर्तें महाराजा रणजीत सिंह ने रखी थी। पहली शर्त कि जब भी सिखों की अफगानों के साथ लड़ाई होगी तो अंग्रेज दखल अंदाजी नहीं करेंगे, और दूसरी शर्त कि सतलुज नदी का जो मालवा वाला क्षेत्र है वो भी महाराजा रणजीत सिंह के अंडर रहेगा। ये दो शर्तें महाराजा रणजीत सिंह ने रखी। तो उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज महाराजा रणजीत सिंह की शर्तें नहीं मानते। जो दो शर्तें महाराजा रणजीत सिंह ने रखी थी ना, अंग्रेज उन्हें नहीं मानते। इसके बाद 1808 ईस्वी में रणजीत सिंह मालवा वाले क्षेत्र पर अधिकार करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो असफल रहते हैं, यानी कि सफल नहीं हो पाते। उसके बाद क्या होता है कि 1809 ईस्वी में अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि होती है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस संधि में चार्ल्स मेटकाफ ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था। तो अंग्रेजों की तरफ से चार्ल्स मेटकाफ था और सिखों की तरफ से महाराजा रणजीत सिंह। तो इनके बीच में संधि होती है 1809 ईस्वी में, अमृतसर की संधि। तो इस संधि में तय क्या किया गया? तो इस संधि के अनुसार यह तय किया गया कि सतलुज नदी के पश्चिमी क्षेत्रों पर महाराजा रणजीत सिंह का शासन रहेगा, वहां पर अंग्रेज एंटर नहीं करेंगे, और सतलुज नदी के पूर्वी क्षेत्र पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण रहेगा। मालवा वाले क्षेत्र पर भी अंग्रेजों का ही नियंत्रण रहेगा। अभी हमने पीछे देखा कि महाराजा रणजीत सिंह ने मालवा पर अधिकार करने का प्रयास किया, पर वो असफल रहे। इसी के बाद तो ये संधि हुई ना। तो इस संधि में क्या लिखा गया कि सतलुज नदी के पश्चिमी क्षेत्रों पर महाराजा रणजीत सिंह का शासन रहेगा और पूर्वी क्षेत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहेगा। यानी कि अंग्रेज सतलुज नदी के पश्चिम की तरफ नहीं जाएंगे और महाराजा रणजीत सिंह सतलुज नदी के पूर्व की तरफ नहीं आएंगे। तो एक तरह से अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में जो ये सतलुज नदी है, एक प्रकार से बाउंड्री लाइन यानी कि सीमा रेखा बन गई दोनों के बीच में। तो उसके बाद अब महाराजा रणजीत सिंह अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। तो अब महाराजा रणजीत सिंह सतलुज नदी के पूर्व की ओर तो आ नहीं सकते, तो ये पश्चिम की तरफ अपना विस्तार करते हैं। अब पश्चिम की तरफ अंग्रेज आ नहीं सकते, तो इसीलिए महाराजा रणजीत सिंह ने सतलुज नदी के पश्चिम की ओर अपना विस्तार करना शुरू किया। तो 1809 ईस्वी में सबसे पहले महाराजा रणजीत सिंह ने कांगड़ा पर विजय की। उसके बाद 1813 ईस्वी में इन्होंने अफगान अमीर शाह शुजा से कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया, कश्मीर जीत लिया, तथा शाह शुजा से कोहिनूर हीरा भी इन्होंने प्राप्त कर लिया। तो शाह शुजा के पास कोहिनूर हीरा था। कोहिनूर हीरे के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। तो महाराजा रणजीत सिंह शाह शुजा से ये कोहिनूर हीरा तो ले लेते हैं, और ये कोहिनूर हीरा आगे चलकर हम देखेंगे कि महाराजा रणजीत सिंह के बेटे के पास दिलीप सिंह के पास जाता है, और दिलीप सिंह से ये कोहिनूर हीरा अंग्रेज ले लेते हैं और अंग्रेज इसे ब्रिटेन की महारानी को दे देते हैं। तो अभी भी ये कोहिनूर हीरा आपको पता ही है ब्रिटेन के पास है। तो 1813 ईस्वी में अफगान अमीर शाह शुजा से कश्मीर किसने ले लिया? महाराजा रणजीत सिंह ने, और साथ ही साथ कोहिनूर हीरा भी महाराजा रणजीत सिंह ने ले लिया। तो उसके बाद 1813 ईस्वी में अटक को भी इन्होंने जीत लिया, और 1818 ईस्वी में मुल्तान पर भी विजय हासिल कर ली। तो एक एक करके इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया, और 1819 ईस्वी में अफगान गवर्नर जब्बर खां को भी इन्होंने पराजित कर दिया और पूरे कश्मीर पर अधिकार कर लिया। उसके बाद क्या होता है कि 1820-21 के दौरान डेरा गाजी खां, डेरा इस्माइल खां तथा लेह को भी इन्होंने जीत लिया। 1832 ईस्वी में पेशावर पर विजय हासिल की, और 1833-34 के दौरान मुजारी कबीले को भी इन्होंने पराजित कर शिकारपुर पर अधिकार कर लिया, पर शिकारपुर को इन्होंने अंग्रेजों को दे दिया। और 1839 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो ये हमने महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य विस्तार देख लिया कि कैसे एक एक करके इन्होंने सतलुज नदी के पश्चिमी क्षेत्रों पर अपना विस्तार किया। तो 1839 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो बाद में 1839 ईस्वी में
महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके जो वंशज आते हैं वो ज़्यादा कुशल शासक के रूप में शासन नहीं कर पाते। तो वो महाराजा रणजीत सिंह के जितने बहादुर नहीं होते, उतने कुशल नहीं होते और थोड़े थोड़े समय के लिए ही शासन कर पाते हैं। तो महाराजा रणजीत सिंह के बाद कौन कौन से उनके उत्तराधिकारी बनते हैं, यानी कि इनके बाद कौन कौन सिख साम्राज्य पर शासन करते हैं। तो सबसे पहले महाराजा रणजीत सिंह के बाद खड़क सिंह अगले राजा बनते हैं। खड़क सिंह के बाद नवनिहाल सिंह अगले राजा बनते हैं। नवनिहाल के बाद चांद कौर, जो कि नवनिहाल की माता होती हैं, वो अगली शासिका बनती हैं। उनके बाद शेर सिंह और शेर सिंह के बाद दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अगले शासक बनते हैं। तो महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद 4 से 5 वर्ष के भीतर ही इतने सारे शासक आते जाते रहते हैं। जो अभी पीछे हमने पढ़े ना, ये महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के केवल 4-5 वर्षों के भीतर ही इतने शासक बनते हैं। तो अब सिख साम्राज्य इतना मजबूत नहीं रह गया जितना महाराजा रणजीत सिंह के समय था। तो बाद में रणजीत सिंह के वंशजों में दिलीप सिंह 1843 ईस्वी में राजा बनकर आते हैं, परंतु जब वे शासक बनते हैं तो उनकी आयु बहुत ही कम होती है। तो जब दिलीप सिंह शासक बनते हैं तो इनकी आयु मात्र 5 वर्ष की होती है, जिसके कारण ये एक अल्पवयस्क शासक के रूप में राजा बनते हैं। तो दिलीप सिंह की कम आयु होने की वजह से महारानी जिंदल कौर, जो कि महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी थी, ये उनकी संरक्षिका के रूप में शासन व्यवस्था चलाती हैं। यानी कि दिलीप सिंह अभी काफ़ी छोटे होते हैं, केवल 5 वर्ष के थे, इसीलिए महारानी जिंदल कौर संरक्षिका के रूप में शासन व्यवस्था चलाती हैं और इस प्रकार सिख साम्राज्य का शासन चलता है। तो आगे हम देखते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जो कि 1845 से 46 तक चला था। तो आखिर क्या परिस्थितियां बनी कि सिखों और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध हुआ। तो देखिए, वैसे भी अंग्रेज सिख साम्राज्य को अपने अंडर करना चाहते थे, पर महाराजा रणजीत सिंह काफ़ी बहादुर और ताकतवर नेता थे, तो उनसे युद्ध करके वो सिख साम्राज्य को अपने अंदर नहीं कर पाए। इसीलिए अंग्रेजों ने सोचा जब सिख साम्राज्य कमज़ोर पड़ेगा तब हम इस पर आक्रमण करके इसे अपने अंडर मिला लेंगे। तब वो सही समय था, क्योंकि दिलीप सिंह एक अल्पवयस्क राजा थे। अब सिख साम्राज्य वैसा नहीं रह गया था जैसे महाराजा रणजीत सिंह के समय था, तो ये सही समय था। तो इसी क्रम में अंग्रेजों ने पहले ही भारत के दूसरे ज़्यादातर क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद वे सिख साम्राज्य, जिसे लाहौर साम्राज्य भी कहते हैं, उसे अपने अधिकार क्षेत्र में अंग्रेज करना चाहते थे। और उस समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। तो अमृतसर की संधि के अनुसार, जो कि 1809 ईस्वी में हुई थी, उस संधि के अनुसार जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये सतलुज नदी के पश्चिमी ओर नहीं जाएगी। ये संधि हुई थी, पर अब अंग्रेज सिख साम्राज्य को मिलाना चाहते थे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने पहले सिखों को उकसाया। तो सिखों को उकसाने के लिए अंग्रेजों ने क्या चाल चली? तो 1845 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया? सतलुज नदी की सीमा रेखा पर बहुत संख्या में अंग्रेजी सिपाही भेजने शुरू कर दिए, ताकि सिखों को लगे कि जो अंग्रेज हैं ये अमृतसर की संधि का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया? सतलुज नदी की सीमा पर काफ़ी भारी संख्या में अंग्रेजों को भेजना शुरू कर दिया। तो इसी क्रम में क्या होता है कि सिख सिपाहियों ने भी सतलुज नदी को पार कर दिया और वे सतलुज नदी के पूर्वी भाग में आ गए थे। तो सतलुज नदी का जो पूर्वी भाग था वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर था और सिख सिपाहियों ने क्या किया? सतलुज नदी के पूर्वी भाग में आ गए, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि 1809 ईस्वी में जो अमृतसर की संधि हुई थी, उसके हिसाब से सतलुज नदी का पश्चिमी क्षेत्र सिखों का रहेगा और पूर्वी क्षेत्र अंग्रेजों का रहेगा, और दोनों ही एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं आ सकते। पर यहाँ पर क्या हुआ कि सिख सिपाहियों को लगा कि अंग्रेज युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए इन्होंने सतलुज नदी को पार कर लिया और यहाँ पर अमृतसर की संधि टूट जाती है। तो इसके बाद पहला आंग्ल सिख युद्ध होता है 1845 से लेकर 46 के बीच। तो पहले आंग्ल सिख युद्ध में 4 लड़ाइयाँ होती हैं। कौन कौन सी? पहली मुदकी का युद्ध 1845 में, दूसरा फिरोजपुर का युद्ध, ये भी 1845 में, तीसरा अलीवाल का युद्ध 1846 में और चौथा सुबराव का युद्ध
1846 में। तो पहले आंग्ल सिख युद्ध के अंतर्गत 4 लड़ाइयाँ होती हैं और इन चारों में सिख सेना पराजित होती है। याद रखिएगा, इन चारों में सिख सेना पराजित होती है। और युद्ध कहाँ कहाँ पर हुए थे? मुदकी, फिरोजपुर, अलीवाल और सुबराव। तो सिखों की पराजय के बाद लाहौर की संधि होती है 9 मार्च 1846 ईस्वी में, और यह संधि अंग्रेजों और दिलीप सिंह के बीच में होती है। तो इस संधि की शर्तें क्या क्या होती हैं वो हम देख लेते हैं। तो दिलीप सिंह को रानी जिंदल की संरक्षता में राजा स्वीकार किया गया। तो अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को राजा स्वीकार किया, किसकी संरक्षता में? रानी जिंदल कौर की संरक्षता में। दूसरी शर्त थी कि सतलुज के पूर्व के प्रदेश व जलंधर के दोआब वाले क्षेत्रों पर अंग्रेजों का आधिपत्य रहेगा। तो सतलुज के पूर्व वाला क्षेत्र तो पहले ही अंग्रेजों के अधीन था, पर जो जलंधर का दोआब वाला क्षेत्र था ना, वो भी अब अंग्रेजों ने अपने अधिकार में कर लिया। और तीसरा कि लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। लाहौर दरबार यानी कि सिख साम्राज्य पर 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा, जो कि दिलीप सिंह को भरना पड़ेगा, जिसमें से दिलीप सिंह 50 लाख रुपए अंग्रेजों को नगद दे देते हैं। पर उनके पास और बाकी के 1 करोड़ रुपए नहीं होते। तो 1 करोड़ रुपए के बदले में अंग्रेज क्या करते हैं कि जो कश्मीर वाला क्षेत्र होता है ना, ये गुलाब सिंह को बेच देते हैं। तो 1.5 करोड़ का जुर्माना लगा था, जिसमें से 50 लाख रुपए अंग्रेजों को मिल गए थे, पर 1 करोड़ रुपए बाकी के अंग्रेजों को नहीं मिले थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो सिख साम्राज्य के अंदर कश्मीर वाला क्षेत्र था वो गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया और अपना 1 करोड़ रुपया वसूल लिया। उसके बाद 5वीं शर्त थी कि सिख सैनिकों की संख्या कम और निश्चित कर दी गई। तो जो भी सिखों के पास भारी मात्रा में सैनिक थे ना, अंग्रेजों ने क्या किया, उनकी संख्या कम और निश्चित कर दी। और 6ठी शर्त थी कि लाहौर में एक अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति की गई। तो लाहौर में यानी कि सिख साम्राज्य की राजधानी में अंग्रेजों ने क्या किया, अपना एक सिपाही नियुक्त कर दिया। और 7वीं शर्त क्या थी कि अंग्रेजों के परामर्श के बिना किसी विदेशी को सेना में नहीं रखा जाएगा। दिलीप सिंह अंग्रेजों के बिना इजाजत के किसी भी विदेशी को अपनी सेना में नहीं रख सकते। तो ये सारी शर्तें किसके अंदर आती हैं? लाहौर की संधि के अंडर, जो कि 9 मार्च 1846 ईस्वी को हुई थी। तो उसके कुछ ही महीनों के बाद क्या होता है कि सिखों ने दोबारा विद्रोह कर दिया। क्योंकि सिखों को ये सारी शर्तें मंजूर नहीं थी, तो उन्होंने दोबारा विद्रोह कर दिया। पर इस बार अंग्रेजों ने बहुत ही आसानी से उनके विद्रोह को दबा दिया। अब दोबारा से अंग्रेजों और दिलीप सिंह के बीच में भैरववाल की संधि होती है 16 दिसंबर 1846 ईस्वी को। तो प्रथम आंग्ल युद्ध में सिखों की हार होती है, जिसके बाद लाहौर की संधि होती है दिलीप सिंह और अंग्रेजों के बीच में। पर दिलीप सिंह दोबारा से विद्रोह कर देते हैं, जिसके बाद अंग्रेज इनके विद्रोह को दबा देते हैं और दोबारा से दिलीप सिंह और अंग्रेजों के बीच में भैरववाल की संधि होती है। तो इस संधि की शर्तें क्या थी? तो इस संधि के अनुसार रानी जिंदल कौर की संरक्षता को समाप्त कर दिया गया। तो दिलीप सिंह की संरक्षक कौन थी? जिंदल कौर। पर अब इनकी संरक्षता को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया और जिंदल कौर को 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया। तो दिलीप सिंह अभी छोटे थे, तो अब शासन व्यवस्था कौन देखेगा? क्योंकि रानी जिंदल कौर जो उनकी संरक्षक थी, उनकी संरक्षता को तो अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था। तो उसकी जगह अंग्रेजों ने 8 सिख सरदारों की एक परिषद बनाई जो कि शासन का देखभाल करेंगे। तो अंग्रेजों ने 8 सिख सरदार अपनी तरफ से नियुक्त किए जो कि पूरी शासन व्यवस्था को देखेंगे। दिलीप सिंह राजा तो रहेंगे, पर पूरी शासन व्यवस्था 8 सिख सरदारों के अंदर रहेगी। और उसके बाद लाहौर में एक अंग्रेजी सेना भी रखी जाएगी और जिसका खर्चा दिलीप सिंह को ही सहना पड़ेगा। तो भैरववाल की संधि में ये 3 शर्तें रखी गई थी। पहली, रानी जिंदल कौर की संरक्षता को समाप्त कर दिया गया, उसकी जगह 8 सिख सरदारों की एक परिषद बनाई गई जो कि शासन व्यवस्था को देखेंगे। और तीसरी शर्त थी कि लाहौर में अब एक अंग्रेजी सेना भी रखी जाएगी और जिसका खर्च दिलीप सिंह को ही उठाना पड़ेगा। तो उसके बाद आगे अब हम देखते हैं दूसरा आंग्ल सिख युद्ध। तो 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए थे। पहला आंग्ल सिख युद्ध हमने देख लिया, जिसके बाद 2 संधियां हुई, लाहौर की संधि और भैरववाल की संधि। अब हम देखते हैं दूसरा आंग्ल सिख युद्ध, जो कि कुछ ही समय अंतराल के बाद 1848 से लेकर 1849 ईस्वी के बीच में होता है,
दूसरा आंग्ल सिख युद्ध। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद जो दो अपमानजनक संधियां हुई थी, इसके कारण सिख काफी नाराज थे और इसी क्रम में 1848 के समय अंग्रेजों के नियंत्रण में जो मुल्तान वाला क्षेत्र था, यहाँ के गवर्नर कौन थे? मूलराज। कहाँ के? मुल्तान वाले क्षेत्र के। तो क्या परिस्थितियां बनी थी कि दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था? तो ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी लॉरेंस ने दीवान मूलराज से ज्यादा और बढ़े हुए राजस्व को मांगा। तो अंग्रेजों ने अब ज्यादा टैक्स लगा दिया था पंजाब वाले क्षेत्र पर। तो मुल्तान वाले क्षेत्र के जो दीवान थे मूलराज, तो अंग्रेजों ने इनसे बढ़ा हुआ टैक्स मांगा, परंतु दीवान मूलराज ने बढ़े हुए राजस्व को देने से इनकार कर दिया और ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी लॉरेंस के विरुद्ध लड़ने की तैयारी भी कर ली। तो एक तरह से अंग्रेजों ने ही इनको चुना था और इन्होंने ही अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। इन्होंने अंग्रेजों को बढ़ा हुआ टैक्स देने से मना कर दिया। तो इसके बाद क्या होता है? तो ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी लॉरेंस, जिसे अंग्रेजों ने लाहौर में नियुक्त किया था, हमने पीछे पढ़ा था ना कि अंग्रेजों ने लाहौर में अपना एक रेजिडेंट नियुक्त किया था। तो वही ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी लॉरेंस और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुल्तान से दीवान मूलराज को हटाना चाहा और नए सिख गवर्नर को नियुक्त करने का फैसला लिया, क्योंकि दीवान मूलराज उनकी बातें नहीं मान रहा था। पर जो मुल्तान का दीवान मूलराज था ना, इसके साथ मुल्तान की प्रजा शामिल हो गई। यानी कि मुल्तान की प्रजा ने अंग्रेजों के फैसले को नहीं माना और वहां की प्रजा दीवान मूलराज के साथ खड़ी हो गई और उसका सहयोग करने लग गई थी। तो इसी क्रम में क्या होता है कि अंग्रेज मुल्तान में एक नया सिख गवर्नर और उसके साथ साथ दो अंग्रेजी अफसर भी भेजते हैं। एक का नाम था लेफ्टिनेंट पैट्रिक वेंस एगेन्यू और दूसरे अफसर का नाम था लेफ्टिनेंट एंडरसन। तो इन दोनों अफसरों के साथ अंग्रेज एक नए गवर्नर को मुल्तान भेजते हैं, पर मुल्तान की प्रजा के द्वारा इन दोनों ब्रिटिश अफसरों को जान से मार दिया जाता है और इसके साथ साथ कुछ सिख सिपाही भी दीवान मूलराज के साथ जुड़ जाते हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध फिर से एक विद्रोह छेड़ देते हैं। तो उसके बाद दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है। 1848 से लेकर 49 तक ये चलता है। तो दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 लड़ाइयाँ होती हैं। पहले आंग्ल सिख युद्ध में हमने पढ़ा था 4 लड़ाइयाँ हुई थी। दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। पहला रामनगर का युद्ध, जो कि 1848 में हुआ, इसमें अंग्रेज विजयी रहे। दूसरा चिलियांवाला का युद्ध, जो कि 1849 ईस्वी में हुआ था, इसमें सिख विजयी रहे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है चिलियांवाला के युद्ध के बारे में, जिसमें सिखों की विजय हुई थी। और तीसरा फाइनल युद्ध हुआ था गुजरात नगर का युद्ध, जो कि 1849 में हुआ था। ये फाइनल युद्ध था और इसमें अंग्रेजों की विजय हुई, जिसके बाद सिख सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और उस समय अंग्रेजों का सेनापति था ह्यूगोफ। तो हमने 3 युद्ध देखे। पहला रामनगर का युद्ध, इसमें अंग्रेज विजयी रहे। दूसरा चिलियांवाला का युद्ध, इसमें सिख विजयी रहे। पर जो फाइनल युद्ध हुआ गुजरात नगर का युद्ध, इसमें अंग्रेज विजयी रहे, जिसके बाद सिख सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो 1849 ईस्वी में सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और दिलीप सिंह को पेंशन देकर रानी जिंदल कौर के साथ इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया। तो एक तरह से जो पंजाब के राजा थे दिलीप सिंह को, इन्हें भारत से बाहर कहाँ भेज दिया गया? इंग्लैंड भेज दिया गया। तो राजा दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने कहा कि आप इंग्लैंड जाकर आराम से पढ़िए और जो आपका राज्य है इसे हम संभालेंगे। तो 1849 ईस्वी में सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? फर्रुखसियर के आदेश पर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? तो खालसा दल की स्थापना कर्पूर सिंह ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल के थे? तो महाराजा रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित की गई थी? तो किस नदी को सीमा निर्धारित की गई थी? सतलुज नदी को।
ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सतलुज नदी के पश्चिमी क्षेत्र पर महाराजा रणजीत सिंह का अधिकार होगा और सतलुज नदी के पूर्वी क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार रहेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सतलुज नदी। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पंजाब राज्य के शासक कौन थे? तो दोनों आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पंजाब के राजा थे राजा दिलीप सिंह। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी लाहौर में थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। राजनीतिक राजधानी लाहौर थी और धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम लक्ष्मण दास या लक्ष्मण देव था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज्य का अंतिम राजा थे दिलीप सिंह। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 के दौरान हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आज का आखिरी प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के दौरान हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 से लेकर 46 के दौरान हुआ था और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से लेकर 49 के दौरान हुआ था। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।